So hello everyone, it's 12th of November now and as I said कि आज मेरा थोड़ा सा ब्रेक रहेगा और इनवेरिएबली वो हो ही गया मेरा। मैंने सुबह उठ के सोचा था कि नो आई विल कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वो हो नहीं पाया। मैं बताऊंगा अभी क्यों। तो आज का ये है और इतना मैंने 1 बजे तक ही पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद जैसा मैंने बताया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसका इशू था और सुबह जब शाम को 2 बजे से शाम को 6 बजे तक तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई और मतलब बिल्कुल फोकस नहीं हो पा रहा था, बहुत आवाज़ आ रही थी। बट आज वैसे भी ब्रेक था, कल ही मैंने बताया था, क्योंकि आज मुझे चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट करनी थी, कुछ चीज़ें निकाल के रखनी थी और मैंने वो किया भी। तो मैंने पूरा वो वाला टाइम जो 3-4 घंटे था वो मैंने वहाँ पे दिया है। तो देखते हैं आज पहले क्या है। आज पहले तो मैंने ये बुक पढ़ी है। ठीक है, दिस इज बिपिन चंद्र मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम क्लास 12th। काफ़ी बढ़िया बुक है ये। ठीक है, पहले मैंने इसके कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए हैं बट मैं कोचिंग्स के नोट्स पे रिलाई करता था और ये बुक मैंने नहीं पढ़ी। और अब मुझे सब कुछ पता है तो फिर मैंने ये बुक पढ़ी, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। और देखते हैं आज मैंने इसको कैसे पढ़ा और इसको कैसे पढ़ते हैं। तो इसमें मैंने 2 चीज़ें कवर की हैं, आज 2 चैप्टर कवर किए हैं बेसिकली। एक तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके बाद द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। बिकॉज 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसकी वजह से इतना इम्पैक्ट हो गया था कि द ब्रिटिश क्राउन हैज़ टू कम, और फिर कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था एक तरीके से और क्वीन विक्टोरिया का डिक्लेरेशन आ गया था एंड पहला एक्ट आया था 1858 का जो सीधे क्राउन की तरफ से था। ठीक है, और इसमें 2 नई पोस्ट्स आई थी। फर्स्ट वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो सीधा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसमें अकाउंटेबल था इंडिया में क्या हो रहा है। और द सेकेंड वाज वाइसरॉय विच वर एक्सक्लूसिवली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। ठीक है, तो ये 2 बड़े चेंजेस हुए थे, और भी काफ़ी चेंजेस हुए थे, अभी मैं बताऊंगा नीचे। और उसके बाद आई सॉर्टेड आउट माई नोट्स विच आई हैव टोल्ड, कल ही बोला था कि मैं करूँगा। तो अब इसमें देखो क्या है, हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा नोट्स हैं, है ना। हिस्ट्री के ऑफ कोर्स इसमें मॉडर्न है, एंशिएंट है और मिडिवल भी है, बट और आर्ट एंड कल्चर का भी यहीं पे है। तो भी मुझे लगता है इतने सोर्सेज नहीं होने चाहिए एंड दिस इज़ द रीज़न वाई माई दिस सब्जेक्ट इज़ अ बिट आई स्ट्रगल विद दिस सब्जेक्ट, क्योंकि सोर्सेज ही इतने हैं, कभी एक सोर्स पकड़ के बार बार रिवाइज हो ही नहीं पाया है एंड दिस इज़ वाई द क्रोनोलॉजी इज़ मिसिंग। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज़ हाउ यू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। क्रोनोलॉजी भूल गए तो चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमी के भी मेरे थोड़े से ज़्यादा नोट्स हैं। एक तो जो बेसिक फाउंडेशन है मेरे इकोनॉमी का, जो स्टैटिक का है, वो तो है ही है। उसके बाद करंट अफेयर्स थे लास्ट ईयर के, खैर वो मैंने हटा दिए हैं, बट बजट है और इकोनॉमिक सर्वे भी है। बजट लास्ट ईयर का अच्छे से पढ़ नहीं पाया था मैंने, तो अब जो मेरे यूपीएससी के लिए अब जो रेलिवेंट है वो 2026 में आएगा वो है, बट 2025 वाला भी मैं पढ़ूँगा क्योंकि उससे थोड़ा बजट पढ़ने का तरीका पता लगता है। और दिस इज़ हाउ यू लर्न थिंग्स। मैं वहाँ जाके सीखने के लिए वेट नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको ही अच्छे से पढ़ूँगा। ज्योग्राफी के भी काफ़ी नोट्स हैं, मैंने देखा, मतलब क्योंकि एटलस वगैरह लेके और काफ़ी इधर उधर के नोट्स पहले के रखे हुए हैं। सॉर्ट आउट मैंने काफ़ी किए हैं, बट तो भी 4 बुक्स तो वो हो गई 11th और 12th की, और उसके बाद एक जीसी लियोंग हो गई। तो जीसी लियोंग मैंने सही बताऊँ तो अभी पढ़ी नहीं है, उसको मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ रखी हैं, उनके नोट्स भी हैं मेरे पास। आई विल फाइंड द नोट्स के नोट्स आज मुझे नहीं मिले उसके, जो मैंने पढ़ के रखे हुए हैं। और आई विल मेक श्योर कि मैं दोबारा उसके नोट्स वगैरह ना बनाऊँ, बुक से ही पढ़ूँ, इतनी बड़ी बुक्स नहीं है वो। पॉलिटी का मेरा काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट है एंड उसके जो फाउंडेशन नोट्स हैं वो भी हैं। उसके बाद उसके शॉर्ट्स बनाए थे मैंने, वो भी हैं। एक ऑब्जेक्टिव पॉलिटी करके लक्ष्मीकांत की बुक आती है, वो भी है, उसको मैंने काफ़ी सॉल्व किया हुआ है, उसमें भी काफ़ी चैप्टर ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हो गया पीवाईक्यू की दो हैं। एक तो पीडीएफ निकलवाई थी मैंने पूरे कितने 15 साल के पेपर की, और एक बुक भी है मेरे पास। तो ऐसे करके 2 चीज़ें हैं पीवाईक्यू को लेके। तो हाँ, अब इसमें देखो, अब कहने के लिए पेपर जो आता है, ठीक है, अगर हम उसको अच्छे से देखें, ठीक है, तो
इतने में जितने क्वेश्चन बनते हैं, ऑफ कोर्स मतलब PYQ इज़ नॉट इन इट, बट ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, दे टेक अ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, और इससे आधा ही पेपर आता है, समझ रहे हैं आप? आधा नहीं तो 60% मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं आता, बाकी पेपर यहाँ से आता है, ठीक है। 70% इससे मान लो, मैंने यहाँ पे एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर इधर लगाना चाहिए था, बट ठीक है, मैं कह रहा हूँ 70% इसको भी मान लेता हूँ मैं, और 30% क्वेश्चन इससे भी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। बट ये टाइम ले जाते हैं 90%, 90%, और ये इसको हम लोग टाइम देते हैं 10% हार्डली, ठीक है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक पीपल से कि ये थोड़ा करंट ओरिएंटेड होता है, ये है वो है, बट आई थिंक साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, IR हो गया, इससे काफ़ी सही सही क्वेश्चन बनते हैं। ऑफकोर्स करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है, बट स्टैटिक की नॉलेज से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे। सो यू हैव टू गेट दिस डन, और इनमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर बात बिगड़ जाती है बाद में, मैंने देखा है। और इनके सोर्सेज भी लिमिटेड है मेरे पास, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, और इनके 3 ही रजिस्टर बनाए हुए हैं। ऑफकोर्स दे आर वेरी रिच नोट्स, दे आर वेरी गुड नोट्स, बट इनके इतने ही मेरे पास नोट्स हैं, ठीक है। इन CSAT इज समथिंग जिसको हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि इस पर कैसे काम करना है। सो दिस इज़ वॉट आई थिंक आई शुड बी फोकसिंग, कि इन पे जितना टाइम दे रहे हैं उसका ठीक ठाक टाइम यहाँ पे भी देना पड़ेगा, है ना। सिर्फ यहीं से पेपर नहीं बनता है, यहाँ से भी बनता है, एंड पीपल टेंस टू इग्नोर दिस, तो वो नहीं करना है। तो चलो आज देखते हैं, आज जो मैंने चैप्टर पढ़ा है, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि चलो पहले ये देख लें कल क्या करना है, उसके बाद मैं चैप्टर पे आता हूँ कि कैसे पढ़ना है। तो कल का जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो कल तो इसके आगे वाले जो चैप्टर्स हैं 2 वो पढ़ने मुझे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, और ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया, बिकॉज 1958 का एक्ट आ चुका है अब, और यहाँ से 1905 फ्रॉम द बंगाल पार्टीशन दैट वाज डन बाय द लॉर्ड कर्जन 1905, वहाँ तक तब तक क्या हुआ तो वो देखना है। उसके बाद आई विल सॉल्व अ पेपर, ठीक है, और एनालिसिस करूँगा जो बाकी 2 रह गए हैं उसकी, ठीक है। दिस इज़ फॉर द टुमारो। ये टाइम ले जाते हैं भाई, ठीक है। दीज चैप्टर आर नॉट लाइक कि आपने पढ़ा और हो गए, दीज चैप्टर्स टेक्स टाइम, बिकॉज लेट मी टेल यू कि मैं पढ़ता कैसे हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली अच्छे से पढ़ना शुरू किया। पहले तो मैं भी ऐसे ही सब की तरह बस किताब उठाई पढ़ लिया। तो जैसे ये चैप्टर है, ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट आई लुक डाउन फॉर दीज हेडिंग्स कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या था, जनरल कॉजेज़ थे, जनरल कॉज क्या क्या थे, ठीक है, उसका इमीडिएट कॉज क्या था, बिगनिंग कैसे हुई और फिर कैसे वो रिवोल्ट चला है, उसके बाद इसकी वीकनेस क्या थी और उसको सप्रेस कैसे कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 4 हेडिंग में ये चैप्टर डिवाइडेड है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। उसके बाद फिर इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस इसमें ये ऊपर लिखे हुए हैं पीछे पेज पे भी हैं, तो उसको भी मैंने अलग से लिख लिया। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन देखता हूँ मैं, हेडिंग्स देखता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ, सो आई गेट टू नो कि व्हाट आई हैव टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट आई कम टू नो। तो जैसे इसमें क्या था, इश्यूज़ विद द पॉलिसीज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया कि 1750s के बाद, उसके बाद फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, इट्स 21st सेंचुरी, हाँ। तो वहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे इश्यूज़ क्या क्या हैं, अब वो वाली बात थी। तो सबसे पहले तो यही हो गया, व्हाई एम फाइटिंग दिस, तो इसमें फर्स्ट हाफ में क्या हुआ था कि ये हो रही 1700 से 1750s की बात। तो इस टाइम पे जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आ गया था, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, वहाँ से फिनिश्ड गुड आता था। तो उससे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे, जो लोग उसमें थे, जो राजाओं के दरबार वगैरह में थे, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, उनका लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था उनके लिए। एंड बिकॉज ऑफ उसके बाद एक्सपेंशन भी कर रहे थे ये लोग अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में, तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे। उसके बाद डलहौजी की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ थी, ठीक है, इसका अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वो है लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें ये है, इफ़ यू डू नॉट हैव अ लीगल हेयर, लाइक आपका खुद का बेटा नहीं है तो वो गद्दी पे नहीं बैठ सकता है ना, यू कैन नॉट एडॉप्ट अ सन एंड मेक इट अ किंग, मेक इट अ प्रिंस।
जैसे रानी लक्ष्मीबाई का जो उनका बेटा था, जो उनका एडॉप्टेड बेटा था, उसको उन्होंने राजा नहीं बनने दिया था। सो इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद डलहौजी की और पॉलिसीज़ हैं, जैसे टेलीग्राफ हो गया, रेलवेज़ हो गए। तो नाउ व्हेन वी सी वी थिंक लाइक टेलीग्राफ हो गया या फिर रेलवेज़ वगैरह हो गए, दीज आर द गुड थिंग्स। बट उस टाइम पे एक्सप्लॉयटेशन को और रैपिडली वो करने के लिए, बढ़ाने के लिए रेलवेज़ बनाए गए थे, जिससे कि रॉ मटेरियल जल्दी से पोर्ट तक पहुँचे, और पोर्ट से जो मटेरियल आ रहा है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आ रहा है लंदन से, वो मार्केट्स में इजीली पहुँच जाए। और टेलीग्राफ वगैरह का इसलिए यूज़ हो रहा था बिकॉज सेंट्रलाइजेशन हो सके और चीज़ें कंट्रोल करी जा सकें एक जगह से बहुत अच्छे से। तो तब उस तरीके से चीज़ें देखी जा रही थी। उसके बाद रोल ऑफ इंडियन प्रिंसेस, अब अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है। लाइक कुछ लोगों ने तो सपोर्ट किया था, एंड लाइक जैसे तात्या बाई टोपे हो गए, और नाना साहिब हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, हजरत वो हो गई। तो इन लोगों ने तो सपोर्ट किया था एक तरीके से, बिकॉज दे वांटेड कि ठीक है हम मुग़ल रूल के अंदर रह लेंगे, बट द थिंग, बट उनका जो खुद का स्टेट होगा उसमें तो दे आर पावरफुल, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने ही भी साथ दिया, जैसे सिंधिया और ग्वालियर, उन्होंने साथ नहीं दिया था। तो उनके अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग चीज़ें इसमें बताई, किसने साथ दिया किसने नहीं दिया। वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस ने क्यों सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज उनको अपनी तरीके से लग रहा था कि दीज आर मॉडर्नाइजिंग अस। वो तो बाद में जब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हुई, देन दे सी द हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर रहे हैं, ये लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं, तब दे गेट टू नो कि यार दे आर नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ अस। तो वो जो रेशियल सुप्रीमेसी थी वो कहीं ना कहीं ऐसे गई। कॉज ऑफ फेलियर ऑफ 1857, उसका रीज़न ये था बिकॉज एक सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस नहीं था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बहुत दूर दूर थे, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि लाइक दिस इज़ दिल्ली, दिस इज़ रावतुलाराम, अच्छा यहाँ से होता है इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, एंड देन देयर वाज दिल्ली एंड फैज़ाबाद, एंड दिस इज़ बिहार, एंड दिस इज़ आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट दिस इज़ यहाँ से मंगल पांडे ने, दिस इज़ बंगाल। तो ये बात थी। तो कोऑर्डिनेशन की कमी थी, कोई एक लीडर नहीं था, जो जिनको लीडर बनाया हुआ था बहादुर शाह को, तो ही वॉज नॉट एट अ गुड एज, एंड तो एक तरीके से उन पर थोप दिया गया था। तो बहुत सारी रीजंस थे इसकी वजह से फेलियर हुआ। एमिनेशंस नहीं थे इतने अच्छे, कोई लीडर नहीं इतना निकल के आया, तो और जो आसपास के इंडियन स्टेट के प्रिंसेस थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया। सो दीज वर द मेन रीजंस। एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, हाँ लाइक जैसे इसको वी.डी. सावरकर ने ये भी बोला है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिली, ठीक है। जैसे कहीं कहीं, जैसे एक तो सब लोग अब इकट्ठे आके लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। दूसरी बात, जहाँ जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में थे वहाँ पे बीफ वगैरह भी बैन किया गया, और मुस्लिम्स ने ही किया। सो दिस इज़ हाउ द कम्युनल हार्मनी वॉज एट दैट टाइम, जो आजकल तो नहीं मिलती है। लेगेसी ऑफ 1857 रिवॉल्ट, बट हाँ अब वो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, बट बाद के जितने भी नेशनलिस्ट हुए, जितने भी रिवोल्यूशनरी थी, अब मैं फ्लम्बल करूँगा ऐसे, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी हो गई है। इस पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग थ्योरीज़ हैं, और सब लोग इसको काफ़ी, पहला ऐसी चीज़ थी जहाँ पे सब लोग, जैसे म्यूटिनी हुई, सिपाही म्यूटिनी हुई, और लोग रोड पे आके लड़ना स्टार्ट किया। सो दैट वाज अ बिग थिंग, दैट वाज द इंस्पायरिंग थिंग फॉर द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, बोल रहा हूँ, फॉर द फ्यूचर रिफॉर्मिस्ट। उसके बाद अदर एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बिफोर 1857, तो इसमें काफ़ी सारे रिवोल्ट्स हैं जो 1857 से पहले ही हुए थे, जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा जो मेन इशू वाज द लैंड रेवेन्यू वाज टू हाई, एंड लोगों के पास इतना पैदा ही नहीं हो पा रहा था कि वो इतना पे कर सकें। दूसरी बात, उस टाइम पे फेमाइंस भी आ गए थे, तो लोग इतना लैंड रेवेन्यू पे ही नहीं कर पा रहे, एंड मोस्ट ऑफ अवर इकोनॉमी वॉज एग्रीकल्चर बेस्ड। तो हर जगह यही प्रॉब्लम हो रही थी बार बार कि लोग पीजेंट्स उसको रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे, वहाँ से डेब्ट क्रिएट हो रहा है, वहाँ से उनकी ज़मींदार से उनकी ज़मींदारी छीन ली जा रही है। सो दैट वाज द मेन इशू। तो वहाँ पे एक संथल रिवोल्ट था,
संथल रिवोल्ट में उन्होंने इनको खदेड़ दिया, फॉरेस्ट से इनको खदेड़ दिया ब्रिटिशर्स को। बट बाद में ऑफ कोर्स उनको भी ऑप्रेस कर दिया, कुछ टेरिटरी में उनको लिमिट कर दिया। बट वहाँ से एक इंस्पिरेशन ये भी मिला था कि हाँ, अगर करना चाहें तो इनको निकाल सकते हैं। सो दैट वाज आल्सो द इंस्पिरेशन फॉर मैनी पीपल। उसके बाद फिर इसमें ये बोला था मैप, तो वो मैप मैंने ये नीचे बनाया हुआ। सो दिस इज़ हाउ यू रीड अ चैप्टर। अभी मैंने जैसे इतने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, तो अभी मैंने तो कहीं देखा नहीं है, बट द थिंग इज़ कि अब मुझे पता है कि इस चैप्टर में है क्या, ब्रॉडली पता है। ये मैंने एक बार आज पढ़ा है, ऑफ कोर्स आई नो दिस टॉपिक, बट जो फैक्चुअल थिंग है वो थोड़ा सा नहीं याद रहता है। बट नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू रिवाइज इट अगेन, सो आई नो कि इस चैप्टर में मुझे क्या मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ यू रीड अ चैप्टर, ठीक है। तो जैसे ये देखो, बहादुर शाह 2 थे, ही वॉज फ्रॉम द दिल्ली, ही वॉज मुगल एम्पायर। फिर नाना साहेब कानपुर से थे, रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ से थी, कुंवर सिंह बिहार से थे, ठीक है। एंड ये मौलवी अहमदुल्ला ये फैज़ाबाद से थे, ठीक है। तानिया टोपे वॉज विद द नाना साहेब, खान बहादुर खान फ्रॉम द बरेली आई गेस। सो दिस इज़ हाउ यू रीड अ चैप्टर। तो इससे सब कुछ कवर भी हो जाता है एंड यू नो व्हाट यू आर रीडिंग। सो yeah, this is it. So this has been fairly a long video, and yeah, okay, bye, keep working hard.